नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 19 जून 2024 को नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया गया। इस इनॉग्रेशन का चर्चा पेपर में, मीडिया में कई दिनों से हो रही थी। State of Bihar and he inaugurated the new campus of Nalanda University. नालंदा यूनिवर्सिटी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन कर दिया। As the Honorable Prime Minister inaugurates the new Nalanda University. पीएम आज राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित कैंपस का उद्घाटन करेंगे। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the new campus of Nalanda University. यही वो यूनिवर्सिटी है जो भारत की प्राचीन धरोहर मानी जाती है, जहाँ पे शिक्षा और संस्कृति का अटूट संगम देखने को मिलता था। ऐसा माना जाता है कि ग्रेट एस्ट्रोनॉट और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, इसी नालंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया था। फिर बाद में इसी विश्वविद्यालय का उनको हेड बना दिया गया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था, जिसमें पाई का रियल वैल्यू और ग्रहों के गति के सिद्धांत का विवरण किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनरुत्थान के बारे में कहा जा रहा है कि ये कैंपस बिल्कुल ही नेट जीरो के मॉडल पे वर्क करेगा। ये नेट जीरो मॉडल क्या है और इसमें होने वाले पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस यूनिवर्सिटी के कुछ यूनिक फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 427 ईस्वी में नालंदा राजगीर में किया गया था। उस समय गुप्त वंश का राज था और राजा का नाम था कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व का पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था, जहाँ पे कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत और श्रीलंका और साउथ ईस्ट कंट्री से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते थे। माना जाता है कि यहाँ पे 2000 से ज्यादा टीचर और 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट होते थे, जो मेडिसिन, आयुर्वेदा, मैथमेटिक्स, बुद्धिज्म, एस्ट्रोनॉमी और इंडियन फिलोसफी की पढ़ाई करते थे। यह यूनिवर्सिटी दुनिया के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड से भी 5 साल पुरानी है, इसलिए उस समय का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग मानी जाती है। ऐसे तो ये शुरू से ही बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रही है, लेकिन 8वीं और 9वीं शताब्दी में इसका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, जब पाल वंश का शासन था। 427 से 1190 तक, इन 7 सालों में न जाने इस विद्यालय ने कितने ही विद्वान दिए, जैसे आर्यभट्ट, नागार्जुन, वसुबंधु, हर्षवर्धन और भी बहुत। नालंदा यूनिवर्सिटी में उस समय के सबसे बड़े सम्मानित और विद्वानों द्वारा शिक्षा दी जाती। कुछ विद्वान टीचर का अभी भी नाम आता है, जैसे धर्मपाल और सिद्धभट्ट, जो बौद्ध धर्म मानने वाले थे। यह विश्वविद्यालय नियमित रूप से अपने विद्वानों और प्रोफेसरों को कुछ देशों जैसे चाइना, जापान, कोरिया, श्रीलंका जैसे कंट्रीज में बौद्ध शिक्षा और दर्शन के प्रचार के लिए भेजते थे। दलाई लामा ने भी कहा था कि हमें जो भी बौद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका स्रोत नालंदा यूनिवर्सिटी ही है। चाइना के प्रसिद्ध पिलग्रिम ट्रेवलर हुएन सांग, उन्होंने भी नालंदा से भी स्टडी किया था और बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। चूंकि बौद्ध धर्म उस समय इतना फैल गया था कि कुछ मुस्लिम शासकों को ये बातें चुभने लगे। फिर आया इतिहास का वो काला दिन, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी की अगुवाई में कुछ हमलावरों ने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा नष्ट कर दिया और वहां पे पढ़ाने वाले विद्वानों और बुद्धिस्ट मॉन्क को मार डाला। लाइब्रेरी में रखे 9 मिलियन से भी ज्यादा पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट को जला डाला। उस लाइब्रेरी का नाम था धर्म कुंज और माउंटेन ऑफ ट्रूथ। यह लाइब्रेरी इतना बड़ा था कि हमलावरों द्वारा लगाई गई आग 3 महीने से भी ज्यादा तक जलती रही। नालंदा यूनिवर्सिटी पर यह हमला पहली बार नहीं थी जो इसको मिटाने की कोशिश की गई। 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनों द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौर राजा द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था, जिससे इस यूनिवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचा था। खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी पे हमले के पीछे अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है, लेकिन सब में कॉमन ये है कि बख्तियार खिलजी ये नहीं चाहता था कि इस्लाम को छोड़कर के कोई और धर्म का यहाँ पे परचम लहराए। आज वही नालंदा रूइंस या नालंदा का खंडहर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद बहुत सारे लीडर्स नालंदा राजगीर का विजिट भी किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। मार्च 2006 में एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नालंदा यूनिवर्सिटी के रिवाइवल की बात कही थी और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसको सपोर्ट किया था। मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही। 2007 में बिहार विधानसभा में इस न्यू यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए बिल पास किया गया और तब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उनकी सरकार ने इसके जिम्मेदारी इकोनॉमिस्ट और नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन को दिया था। अमर्त्य सेन की अध्यक्षता में यहाँ पे नालंदा मेंटोर ग्रुप का गठन किया गया था, इसमें लॉर्ड मेघनाथ देसाई, प्रोफेसर सुगाता बोस शामिल हुए। 21 अगस्त 2010 को राज्यसभा में और 26 अगस्त 2010 को लोकसभा में ये बिल पारित हो गया और इस प्रोजेक्ट को
2700 करोड़ बजट मिले। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 2011 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया। कारण था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम इस यूनिवर्सिटी के विजिटर थे और 16 कंट्रीज ने इसे सपोर्ट किया था, इसलिए चांसलर और वाइस चांसलर को खुद अपॉइंट करना चाहते। जबकि नालंदा मेंटोर ग्रुप ने गोपा सभरवाल, जो न्यू दिल्ली लेडी श्री राम कॉलेज के सोशल साइंस के रीडर थी, नालंदा मेंटोर ग्रुप ने उन्हीं को चांसलर बनाने का रिकमेंडेशन भेजा और इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे विदेश मंत्रालय ने उनके अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट भी कर लिया। जबकि अब्दुल कलाम ने इस अपॉइंटमेंट को फॉर्मलाइज नहीं किया। दिसंबर 2012 में अमृत सेन को ही चांसलर बनाया गया और सितंबर 2014 में पहला सेशन स्टार्ट किया। जुलाई 2015 में अमृत सेन का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन अभी भी वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर बने हुए थे। फरवरी 2015 में अमृत सेन का एक बयान आया था जो काफी वायरल हुआ था। उनका कहना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी में चांसलर के तौर पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण अपना काम जारी रखना नहीं चाहते। क्योंकि अमृत सेन पीएम मोदी के मुखर आलोचक, इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि अमृत सेन इस पोस्ट पे बने रहे। फिर फाइनेंशियल फ्रॉड का कुछ झूठा केस भी किया। फिर 2016 में अमृत सेन ने गवर्निंग बोर्ड से भी अपने आप को अलग कर लिया। फिर तत्कालीन प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने गवर्निंग बोर्ड को पुनर्गठन का मंजूरी दिया। अब ये सारा जिम्मा अस्थायी रूप से गोपा सभरवाल को दिया। 2016 में नालंदा मेंटोर ग्रुप को खत्म कर दिया गया और गोपा सभरवाल को 2 दिनों के अंदर रिजाइन करने को कहा गया। उस समय वाइस चांसलर थे सिंगापुर के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज यो। उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि गवर्निंग बोर्ड को पुनर्गठन करने के लिए उनसे कोई राय नहीं ली गई। तो इस लेवल का पॉलिटिक्स वहाँ पे हो रहा है। फिलहाल अभी प्रोफेसर अरविंद पनगरिया वाइस चांसलर है, जो पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। उधर अमृत सेन को यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी बदनाम करने की कोशिश, कभी भ्रष्टाचार के नाम पे, कभी नेपोटिज्म के नाम पे। 2019 में भारतीय जैन, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट, उन्होंने एक सीरियस एलिगेशन लगाया था फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का। उन्होंने ये कहा था कि 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से अमृत सेन फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो पीएम मोदी की आलोचना करते हैं। अब सोशल मीडिया पे हंगामा के बाद भारतीय जन ये क्लियरिफाई करती हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उन्हें गवर्नमेंट सोर्स से मिला था और कुछ ही दिन बाद ट्वीट को डिलीट कर देती हैं। एज पर ट्विटर बायो भारतीय जन होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती थी। बाद में एलिगेशन का फैक्ट चेक किया गया तो ये सारे एलिगेशन झूठे साबित हुए। अभी का नालंदा यूनिवर्सिटी मात्र 35 एकड़ में फैला हुआ है, लेकिन एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी इससे काफी बड़ा और विशाल हुआ करता था। ये कैंपस पुराने वाले कैंपस से मात्र 25% ही है। अभी का नालंदा यूनिवर्सिटी देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर, नेट जीरो एमिशन और नेट जीरो वेस्ट के मॉडल पे काम करेगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का ये कैंपस ये देश का पहला ऐसा कैंपस है जो नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो एमिशन, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करेगा। नेट जीरो एनर्जी का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कैंपस में जितना एनर्जी खपत होगी उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। सिमिलरली नेट एनर्जी एमिशन का मतलब है टोटल इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इज इक्वल टू टोटल रिमूवल ऑफ दिस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब है वो गैस जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर। नेट जीरो वेस्ट का मतलब है कैंपस में उतना ही वेस्ट क्रिएट किया जाएगा जिस वेस्ट को रिन्यू या रिसाइकिल करके कोई मटेरियल या कोई प्रोडक्ट बनाया जाए। उसी तरीके से नेट जीरो वाटर का मतलब है उतना ही वाटर यहाँ पे यूज किया जाए जितना कि वाटर यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है या रीस्टोर किया जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी भारत में पहली बार आई है। सबसे पहले नेट जीरो एमिशन का इस्तेमाल भूटान में किया गया था। दुनिया के ऑलमोस्ट ऑल डेवलप्ड कंट्री इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। तो हमें भी इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए और कुछ नया चीज सीखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई नया टॉपिक है, कोई ट्रेनिंग टॉपिक है, तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं। आपको अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो बार बार देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।